नमस्कार, जय हिंद साथियों। जयंती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन समता की। तो प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि वनावरण क्या होता है। उससे पहले दो लाइनें हैं, सुनना कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन संपदा में वनावरण कि वनावरण क्या होता है। वनस्पति और वन संपदा का पहला टॉपिक है वनावरण। वनावरण किसे कहते हैं कि वो संपूर्ण भूमि जिस पर 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल हो और उसका वन घनत्व होगा 10% से अधिक, तो उसको वनावरण कहते हैं। और उसके बाद में आता है कि वृक्षावरण। वृक्षावरण यानी कि जो अभिलेखित वन क्षेत्र होता है उसका वनावरण के अतिरिक्त 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम वाले, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले तो वनावरण, और 1 हेक्टेयर से कम वाले जो वृक्षों का क्षेत्र होता है उसको वृक्षावरण कहते हैं। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भाग वन होने चाहिए। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में क्या लिखा है कि संरक्षित क्षेत्र यानी कि NPS एवं WL 16 मीटर हेक्टेयर में होना चाहिए और अभिलेखित वन क्षेत्र 77.53 मीटर हेक्टेयर में होना चाहिए। और वार्षिक वनावरण वृक्षावरण 29 मीटर हेक्टेयर होना चाहिए। इसके साथ वृक्षावरण कितना होना चाहिए, 9.57 मीटर हेक्टेयर होना चाहिए। इसी के साथ वनावरण होना चाहिए 71.38 मीटर हेक्टेयर होना चाहिए। और भारत में सबसे पहले वन नीति कब घोषित हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय 1855 में हुई थी। भारत में सबसे पहले वन नीति कब घोषित हुई, सभी साथी बनाना, एक बार कमेंट कर दो। भारत में सबसे पहले वन नीति कब घोषित हुई थी? 1855 में हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय। संपूर्ण भारत की पहली वन नीति कब घोषित हुई थी? 1894 में व्यापक स्तर पर हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद में पहली वन नीति हुई थी 1952 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में हुई थी, राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसके बाद में हम अपने दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। उस पर जाने से पहले आप एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ली और साथ साथ में जयंती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नोट्स बनाते रहे। ये आपका प्यारा प्यारा टॉपिक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन संपदा। इसको उल्टा पुल्टा कर टॉपिक दे देते हैं, इसमें वनस्पति और वन संपदा लिखा है तो किसी एग्ज़ाम में उसको बदल कर देते हैं टॉपिक, तो वो समझ में नहीं आता है। जैसे पशु परिसर में दिया है एक प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संरक्षण को या फिर वन संपदा को, वो एक ही है। इसमें थोड़ा बहुत अलग से पढ़ना है वन संरक्षण के बारे में, बाकी कुछ अलग नहीं है। तो सभी स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ही मौका दिया जाएगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को घोषित हुई थी। इसके साथ राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2021 को स्थापना हुई थी इसकी। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कापे देहरादून में 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और नई राजस्थान में नवीनतम वन नीति कब लागू की गई, 2023 में, जिसकी स्थापना भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय थे। ट्रिक क्या है उसकी, जैसे कि
बेंगलुरु से, नासिक से बेंगलुरु, यानी कि नागपुर, शिमला, कोलकाता और बेंगलुरु। तो इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस स्लाइड में हम सभी दिवसों के बारे में पढ़ेंगे कि वनों से संबंधित प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं। वन एवं पर्यावरण के प्रमुख दिवस। सबसे पहला है जीव जंतु पखवाड़ा, 14 जनवरी से 31 जनवरी। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को। विश्व प्रवासी दिवस है 10 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस है 22 मई को। नोट, सर्वाधिक जैव विविधता होती है दक्षिणी अरावली और सबसे कम होती है पश्चिमी राजस्थान में। इस तरफ आना तो विश्व बाघ दिवस है 29 जुलाई 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। विश्व रेंजर्स, यानी कि जो वन रक्षक होता है ना, उसको रेंजर्स दिवस बोलते हैं। तो वो कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को। खेजड़ली दिवस, खेजड़ी आंदोलन, 363 लोगों ने बलिदान दिया था जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ओजोन परत की सह के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। विश्व पर्यटन डे 27 सितंबर। वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण डे 26 नवंबर। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर और वन्य प्राणी दिवस है 6 अक्टूबर को। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। वन महोत्सव या वन सप्ताह तो 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है और राज्य पुष्प रोइडा है और रुख पायला, वृक्ष मित्र, पेड़ वाले बाबा काकपुरी को कहते हैं। बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की मुहिम में पिपलांत्री गांव राजसमंद की। पिपलांत्री गांव राजसमंद में क्या होता है कि जब भी बेटी का जन्म होता है तो 111 पौधे लगाए जाते हैं। तो पता नहीं वहाँ पे पौधे कितने होंगे। जब एक बेटी का जन्म होता है तो 111 पौधे लगाते हैं। वैसे सभी नहीं लगाते होंगे, कुछ ही लगाते होंगे जिनके पास में आर्थिक स्थिति और अच्छे खासे व्यवसाय हो, वही लगा सकते हैं। बाकी तो गरीब क्या लगाए बेचारा, एक आध पौधा लगा देता है। इसी के साथ वृक्षों की रक्षा 1604 में रामसड़ी गांव में बलिदान देने वाले कर्मा और गोरा थे। तो प्रश्न क्या आएगा कि वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले कौन से दो व्यक्ति थे? कर्मा और गोरा। 1604 में रामसड़ी गांव। खेजड़ी की रक्षा के लिए 363 लोगों का बलिदान था। अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में इस स्लाइड का भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कोई नहीं बताने वाला है। अभी 9 मिनट हो गए अपनी क्लास को, और सभी साथी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे लिए भाई साहब एक सब्सक्राइब भी कर दो। इस वीडियो को बनाने में मैंने भी बहुत मेहनत की थी। जिसको हंसी आ रही है ना ये वीडियो देख के, तो एक बार वो खुद भी प्रयास करे कि कितना आसान होता है।
मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। घोंसला कभी यूं ही नहीं बनता, उस चिड़िया को भी तिनका उठाना पड़ता है। अगर घोंसला भाई साहब ऐसे ही बन जाता तो तिनका चिड़िया क्यों उठाती। घर की अगर नींव मजबूत होना तो उसमें कोई दरार नहीं आ सकती। सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करो, यानी कि कंसंट्रेशन, अपना आत्मविश्वास खुद पर बढ़ाओ कि जो आप कर सकते हैं वो कोई और कर नहीं सकता। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड पर जाते हैं। तो राजस्थान की वन संपदा की नवीनतम आंकड़े, ये अपने 2023 के आंकड़े हैं। राजस्थान की वन संपदा की आंकड़े नवीनतम, और भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार भौगोलिक सीमा पर वन होने चाहिए, 33% भाग पर होने चाहिए। ये पहले भी बता दिया था कि आपको 33% भाग पर वन होने चाहिए। और स्वतंत्र प्राप्ति के समय कितने भूमि पर वन थे? 13%। जब स्वतंत्र हुआ था भारत अपना, तो उस समय तो सिर्फ 13% भाग वन थे। और वर्तमान में कितनी भूमि पर वन है? 9 पॉइंट। उस समय 13% भाग पर वन थे और होने कितने चाहिए? 33। और वर्तमान में कितने? सिर्फ 9.60%। तो प्रश्न आएगा कि स्वतंत्र प्राप्ति के समय कितने परसेंट वन थे? 13%। और होने कितने चाहिए? कुल भौगोलिक भूभाग पर वन कितने होने चाहिए? 33%। और भारत के कुल वनों का प्रतिशत कितना है? भारत में कुल वन कितने हैं? 3.10%। अभी लेकिन वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? 15वां। वन संपदा और नवीन आंकड़े। राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक वन ढोकड़ा वन कहलाते। भारतीय वन स्थिति 2021-22 का आंकड़ा गया है। 2022 में 17वीं वन रिपोर्ट आई थी 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव 17वीं वन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें वनावरण कितना था? उसमें वनावरण था 16,654.96 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और उसमें वृक्षावरण कितना था? 8,733 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 4.87% भाग है और वृक्षावरण राजस्थान के क्षेत्रफल का 2.55 है। और उसमें वृद्धि हुई थी 25.45 वर्ग किलोमीटर। 2019 में वृद्धि हुई थी 621 वर्ग किलोमीटर। कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितने हैं? 32,864 है वर्ग किलोमीटर। वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 7.42। वनावरण क्षेत्र है 4.87 और वृक्षावरण है 2.55। गैर वन क्षेत्र कितने हैं? 53.72। झाड़ी है 1.41। सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है उदयपुर 27,531। कम है चूरू का 78 वर्ग किलोमीटर। कम वनावरण वाला जिला है जोधपुर 0.48%। और वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला जिले कौन कौन से? अजमेर, नागौर और बीकानेर, पाली। वन क्षेत्रफल में कमी वाले जिले जालोर -32 से 46 सेंटीमीटर। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। आरक्षित वन कितने हैं? 37.5%। लकड़ी काटने व पशुचारण पर पूर्ण प्रतिबंध है। आरक्षित किसे कहते हैं? जहाँ पे
लकड़ी को काटना और उस पर पूर्ण प्रतिबंध होता है ना, और पशु चारने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है, वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता है, उसे वृक्ष आरक्षित वन कहते हैं। 37.5% भाग पर आरक्षित वन है और जलवायु की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसके अलावा रक्षित वन कितने हैं? 56.43 रक्षित, यानी कि जो सरकार की देख रेख में हो उसे रक्षित कहते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वन विभाग की अनुमति से, यानी कि सरकार की अनुमति से उसमें वन काट सकते हैं और पशु चराई भी कर सकते हैं। अवर्गीकृत कितने हैं? 6.52 है। सबसे कम क्षेत्रफल पर है अवर्गीकृत। इसमें वन विभाग का नियंत्रण भी होता है, कटाई पशु चारण की स्वतंत्रता है। अभी अपने 15 मिनट की क्लास हो गई है और सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाए और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको इस वीडियो के बाद में किस टॉपिक पर वीडियो के नोट्स चाहिए। तो सभी साथी एक बार प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राजस्थान में वन नीति 2021 के अनुसार नवीनतम वन नीति की घोषणा हुई थी 5 जून 2016 को। लक्ष्य क्या है? आगामी 20 वर्षों तक कुल वनस्पति आवरण को 20% तक बढ़ाना है। प्रदेश को कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 342,239 सेंटीमीटर। राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र है 32,869.69 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 9.60% है। सर्वाधिक अभिलेखित वन क्षेत्र है उदयपुर का 4161.92 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 12.67%। कम अभिलेखित वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू। आरक्षित वन है 12,176.28 वर्ग सेंटीमीटर। प्रतिशत में 37.5% है। सर्वाधिक उदयपुर में सुरक्षित वन कितने हैं? 18,588 वर्ग किलोमीटर और अवर्गीकृत है 2105.3 वर्ग सेंटीमीटर। बीकानेर में सर्वाधिक। 5 भागों में वनों का वर्गीकरण। 5 भागों में वनों का वर्गीकरण। शुष्क वन कितने हैं? 6.86 वर्षा होती है 80 से 110 सेंटीमीटर। राजस्थान के दक्षिण भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। वृक्ष कौन कौन से? आम, बरगद, सागवान, गोंद और तेंदू। इसकी विशेषता क्या दी है? 10 से 21 मीटर भवन फर्नीचर बनाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय धूपवन, यानी कि 58.11% भाग पर सर्वाधिक है 50 से 80 सेंटीमीटर पर वर्षा होती है। अरावली एवं मैदानी भाग में वृक्ष धोकड़ा वन। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? धोकड़ा, खेर पलाश और इंडियन कोयला इसका उपयोग होता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्जन्यवन, यानी कि 28.38% वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। मैदानी भाग में सर्वाधिक होते हैं शीशम, नीम, बांस। शुष्क मानसूनी वन। शुष्क कांटेदार वन 6.26, इसमें 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक होती है खेजड़ी। सर्वाधिक होता है कहाँ पे? शुष्क कांटेदार, जहाँ पे कांटे होते हैं ना, मरुदभित वनस्पति जीरोफाइट्स में खेजड़ी सबसे ज़्यादा होती है। पश्चिमी मरुस्थल में खेजड़ी। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि 0.39%, यानी कि सदाबहार सर्वाधिक वर्षा होती है 120 से 150 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में 0.39%। उसमें सबसे ज़्यादा कब पाए जाते हैं? 830 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है और आम और सागवान सबसे ज़्यादा होते हैं। माउंट आबू में आबू पर्वत पर 120 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए खिचड़ी के बारे में एक फैक्ट दिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। खिचड़ी को समी वृक्ष भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राज्य वृक्ष का दर्जा दिया खिचड़ी को। उपनाम है राजस्थान का गौरव और राजस्थान का कल्प वृक्ष या फिर रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। दर्जा कब दिया था? 31 अक्टूबर 1983 को। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्रोसोपिस सिनेरेनिया। स्थानीय भाषा में जाट या सिमलो कहते हैं। पत्ती को इनकी लोम कहा जाता है और जो फल होते हैं उनको सांगरी कहते हैं। खिचड़ी की पूजा होती है विजयदशमी के दिन और खिचड़ी वृक्ष होता है गायकोटोमा। 363 लोगों ने बलिदान दिया था खिचड़ी वृक्ष के लिए। वेदों में इसको समी कहते हैं, संस्कृत में समी कहते हैं खिचड़ी को। सर्वाधिक खिचड़ी शेखावाटी में खिचड़ी का कीड़ा लगता है, उसको सल स्टेना कहते हैं। खिचड़ी ऑपरेशन होता है 1991 में। और जोधपुर के खिजड़ली ग्राम में एक मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और सन 1730 में खिजड़ली वृक्षों की रक्षा के लिए अमृतसर विष्णु के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया था। विश्व का एकमात्र खिजड़ली मेला लगता है और उसमें खिजड़ली के महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे। उनका मंत्री था गिरधारी सिंह। और खिजड़ली ग्राम में विष्णु समाज का पवित्र स्थल है। 1987 से 12 सितंबर को खिजड़ली दिवस मनाया जाता है। वन संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। वन संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी विष्णु पुरस्कार। और खिजड़ली दिवस यानी कि 12 सितंबर और भाद्रपद शुक्ल दशमी को 3 मेले लगते हैं। एक तो खन्ना नागौर का तेजाजी का वीर तेजाजी का मेला लगता है और परबतसर डेढ़वना कुचामन जो नागौर में आता है, ये मेले लगते हैं वीर तेजाजी के। कब लगते हैं कमेंट पे बता दो भाई साहब, कमेंट करो सभी कि वीर तेजाजी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसके बाद में एक छोटा सा फैक्ट है रोहिड़ा के बारे में। ये कहीं से आ गया? और चलो रोहिड़ा के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है भाई साहब? रोहिड़ा है। और उसका रंग कैसा होता है? हिरमिच के समान उसका रंग होता है। और राजस्थान का राज्य पुष्प वो कब घोषित किया था? 31 अक्टूबर 1983 को। और बंदूक की बट बनाने में उसका उपयोग होता है। वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का सागवान उसका उपनाम है। और राजस्थान की मरुशोभा भी कहते हैं, मारवाड़ का टीक भी कहते हैं। अपनी ये 23 मिनट की क्लास हो चुकी है। अपने को 30 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं करनी है। तो अभी एक और 2 स्लाइड और है, उसको ख़त्म करने के बाद में सभी साथी जिनको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो एक कमेंट ज़रूर करें और कि अगला वीडियो आपका किस टॉपिक पर चाहिए। ढाक पलासपन किसे कहते हैं और उनके उपनाम क्या है? जंगल की आग ढाक या पलासपन के उपनाम है। फागुन का पाहुन वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। सर्वाधिक बनास के बेसिन यानी कि राजसमंद में होते हैं। खस क्या होती है? खस एक घास होती है जो सुगंधित घास होती है, इत्र बनाने में उपयोगी होती है। सर्वाधिक होती है भरतपुर, टोंक, केकड़ी, सवाई माधोपुर, करौली और गंगापुर सिटी में। सालर एक घास होती है जो पैकिंग सामग्री यानी कि गोंद बनाने में उपयोग होती है। सर्वाधिक होती है उदयपुर, सलोम्बर और अरावली में। 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये उपलब्ध है। अरावली में ये पाई जाती है सालर घास। राजस्थान की प्रमुख घासें जो प्रोटीन युक्त होती है,
अब इसके बारे में हम सभी घासों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख घासें कौन कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख घासें हैं बांस। बांस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बैम्बुआ या फिर बम्बू कहते हैं, जिसको उपनाम क्या होते हैं? आदिवासियों का हरा सोना। सबसे लंबी घास है, सर्वाधिक बांसवाड़ा में होती है। सेवन घास यानी कि वैज्ञानिक नाम की है लस्यूरिस सिलिकुस। स्थानीय भाषा में लिलोन कहते हैं सेवन घास को, जो लाठी सीरीज में सर्वाधिक होती है। लाठी सीरीज यानी कि वायु की यानी कि हवा के झोंके से जो बड़े बड़े धोरे बन जाते हैं उनको एक लाठी सीरीज का नाम दिया है। एक पहाड़ बन गया है। रेगिस्तान में जो मिट्टी के धोरे होते हैं ना, उस पर एक स्थान है, उसको लाठी सीरीज कहते हैं। और सेवन घास के बारे में हम एक विस्तृत विवरण के साथ में पढ़ेंगे। धामण क्या होता है? दामन होता है जो दुधारू पशु यानी कि जो दोने देते पशु दूध दे देते हैं, जिनका दूध निकलता है, उनकी जड़ उपयोग यानी कि मधुमेह रोग में होता है पशुओं के। मोपन क्या होता है? जिम्बाब्वे से आयात है। निप्पन से आयातित घास है। विभिन्न प्रकार के वनस्पति। मरुद्भिद वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पश्चिमी राजस्थान में। जीरोफाइट्स। लवणोद्भिद कहाँ पाई जाती है? दलदली क्षेत्रों में, सांबर झील में पाई जाती है, जिसे हिलोफाइट्स कहते हैं। शैलोद्भिद यानी कि चट्टानों और गुफाओं में। लिथोफाइट्स। जलोद्भिद यानी कि जल से ढकी हुई मृदा। हाइड्रोफाइट्स। समुद्रभिद यानी कि सामान्य ताप आर्द्रता यानी कि मेसोफाइट। क्रायोफाइट्स बर्फीले क्षेत्र में। शीतोद्भिद यानी कि टुंड्रा और बर्फीले शिखरों पर पाई जाती है। और इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको दिख नहीं रहा है ना, तो इन सभी की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो अपना टेलीग्राम चैनल है जयंती ऑनलाइन क्लास के नाम से। जयंती ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो ज्वाइन करें सभी। ज्वाइन नाउ, अभी के अभी जाके ज्वाइन करें। और एक बार सर्च करें कि सर्च में आ गया है अपना चैनल या नहीं आया। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें जयंती ऑनलाइन क्लासेस। एक स्लाइड और है दोस्तों। 28 मिनट की क्लास हो गई है और 30 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं लगानी है, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। खैर वृक्ष के बारे में पढ़ते तो खैर का वैज्ञानिक नाम होता है अकेसिया कटेसु, यानी कि सर्वाधिक उदयपुर, सलूमपुर, चित्तौड़, झालावाड़, कोटाबंदी में होता है। कत्तक एकत्र करने का काम होता है, कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है। कत्तक। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, याद रखना साथियों। ये देखो नीचे आ गया ना, इसका उपयोग होता है। तेंदू के पत्ते से उपयोग का होता है बीड़ी बनाने। सर्वाधिक टोक ब्यावर। तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण 1974 में। तेंदू का पत्ता यानी कि जिसको टीमरू कहते हैं, टीमरू का फल तो मैंने देख रखा है। माउंट आबू से एक जो बेचने आते थे लोग, उनके पास में टीमरू खाने की चीज़ होती है। ये तो बागड़ का चीकू कहते हैं टीमरू। वो बहुत वैसे देखने में तो कैसा दिखता है, देखने में तो ठीक ठाक ही दिखता है, पर उसको खाने जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके पत्तों से बीड़ी बनाते हैं। कभी खाना उसको, माउंट आबू जाओ तो उस साइड में ये ज़्यादा होता है। और सर्दियों में तो लगभग होता है,
सर्दी में होता है वो शायद। महुआ किसे कहते हैं? वैज्ञानिक नाम है मधुका लॉन्गिफोलिया, यानी सर्वाधिक उदयपुर में होता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में। इसका उपनाम क्या होते हैं? आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ को कहते हैं। उपयोग होता है देसी शराब। अच्छा, तो देसी शराब बनती है महुआ के पेड़ से, महुआ के पत्तों से बनती है। और महुआ होता है, महुआ से बनी देसी शराब को मावड़ी कहते हैं। अच्छा, मावड़ी भी इसी को कहते हैं, महुआ की देसी शराब से बनी मावड़ी। कभी पीना मावड़ी। सागवान का वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। सागवान का वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस। सर्वाधिक बांसवाड़ा में, उदयपुर, सलूम्बर, राजस्थान में सीतामाता अभ्यारण्य में सर्वाधिक होता है सागवान। उपयोग क्या होता है? फर्नीचर बनाते भाई, लकड़ी के क्या बनते? फर्नीचर बनते हैं। भवन निर्माण में हो गया उपयोग, गेट वेट हो गई, खिड़की आदि, और अन्य वस्तुओं में भी बनाते हैं उसको उपयोग। और अन्य जो वनस्पति है ना, जैसे कि चमड़ा साफ करने में उपयोगी है आवल, आवल या जामुई कहते हैं जिसको। रेशम कीड़े किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? शहतूत के पत्ते। टसर रेशम के लिए उपयोगी होता है वृक्ष अर्जुन वृक्ष। लाख का कीड़ा पाला जाता है। बेर का वृक्ष बायोडीजल के लिए काम में लिया जाता है। इजरायली पौधा जोजोबा और होहोबा। पान के खेत क्या कहलाते? बजेड़ा। रेगिस्तानी पौधा मोपेन कहाँ से लाया था? जिम्बाब्वे से। इसी के साथ इस क्लास को भी ख़त्म किया आपने बहुत ही कुछ मिनटों में। और आपको ये क्लास कैसी लगी, इसी के साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और अपने यूट्यूब चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपकी कोई हानि होने वाली नहीं है, और आपके